हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास का जो टॉपिक है, आज हम ट्वेल्थ क्लास का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले वगैरह याद किए थे, एक बार वो रिमाइंड करा देते हैं आपको कि अगर आपके पास इन रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ एस बी द सैम्पल स्पेस एंड ए बी एनी इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और जो एम्प्टी सेट होता है यानी जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और जो सैम्पल स्पेस होता है यानी कि जो सर्टेन इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास ए और बी कोई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देन जो प्रोबेबिलिटी होगी उनकी इंटरसेक्शन की वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई, यानी जो सेट्स हैं वो कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो हो गया इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, फिर उसकी फाई की 0 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 आएगी अगर हमारे पास ए और बी अगर कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। इसके बाद है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये आपने 11th में किए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे ना ये ए और बी इवेंट, तो ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इंटरसेक्शन बी फाई आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई एम्प्टी सेट क्या होती है, 0। 3 इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फिर दो के पेयर बनेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए विद नेगेटिव साइन। फिर 3 के बनेंगे, 3 सेट्स हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन में। ठीक है, सिंगल था, प्लस का साइन है, डबल का पेयर बनाया माइनस का, फिर 3 का आएगा, फिर प्लस का साइन, अल्टरनेटिव चलेगा साइन यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड वाला कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। और ई अगर आपके पास कोई भी इवेंट है, इवेंट क्या चीज़ होती है, स्पेस, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस क्या होता है, कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसकी जो पॉसिबल आउटकम का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाता है, सैम्पल स्पेस कहलाता है। तो ई यहाँ पे कोई भी इवेंट है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, यानी जो इवेंट होगा उसमें उसका जो कार्डिनल नंबर होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे जो सैम्पल स्पेस का कार्डिनल नंबर होगा उससे। तो इसके बाद इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट ई की, इस फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो हमारा है ना +2 का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का क्या नाम है बेटे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, अगर आपके पास ए और बी कोई दो इवेंट हैं एसोसिएटेड है विद सैम्पल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अगर आपको निकालनी है, कब, व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड, मतलब इवेंट ए की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इवेंट बी पहले से हो रहा है, ये बात सवाल में दे रखी होगी। तो इस नोटेशन को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये वाली नोटेशन ऐसे करके भी दिखा सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बी। इसको रीड कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड, ये वाली नोटेशन तो यूज़ करेंगे, ये जो लैंग्वेज में बात लिखी हुई थी, और ये इसका फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड में फिर 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकरेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड, न्यूमरेटर में तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट साइड में ए और बी का इंटरसेक्शन, डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा, ए बाद में आ रहा है ना यहाँ पे इवेंट, तो डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो आपने 11th क्लास में किया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही फार्मूला यहाँ पे भी थर्ड वाला, ये वाला फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए यूनियन बी व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड। तो जैसे वो जो आपने 11th में याद किया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, बस यहाँ पे डिवाइड में एफ चलता रहेगा, वही है यहाँ पे आपका। ठीक है, फोर्थ फार्मूला वही है, किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, होने वाले राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ये वाला जो फार्मूला आपने याद किया था ना 11th में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1, तो यही फार्मूला तो है ये वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में है। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट फार्मूला है आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे 1 लगा के नीचे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे सेकंड फार्मूला से इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ फार्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ
अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड, यानी जो फर्स्ट फार्मूला था ना, ये वही फार्मूला, बस जहाँ पे ए आ रहा हो ना राइट साइड में, उसके ऊपर नोट लग जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे आया, जैसे यहाँ पे आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है, दो सेट हैं यहाँ पे ये आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी यानी कि क्या आ जाएगा आपका बी माइनस ए, ये वाला पोर्शन ये आ जाएगा आपका बी माइनस ए, माइनस का निशान हटाओगे तो इंटरसेक्शन लग जाएगा और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन, ठीक है। तो यानी कि इसको इस वाले रीजन को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे सेट बी में से इंटरसेक्शन हटा देंगे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में। और ये जो सातवां फार्मूला है यहाँ पे ए और बी के ऊपर लगा हुआ बार का निशान, तो ऊपर नीचे बार का निशान लगा लिया, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट का साइन बार निकालूंगा तो ए इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा ना, डी मोर्गन लॉ लगा के, फिर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करके होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे डिवाइड में, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 13.1 में यूज होंगे, ठीक है। तो अब हम अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड का फार्मूला आपने लर्न करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये देखो जो न्यूमरेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी एक इवेंट है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना क्या फार्मूला होता है, उस इवेंट में जितने एलिमेंट होंगे डिवाइडेड में सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट होंगे, फिर ये वाला डिवाइड का यहाँ पे साइन लगाया। बी सेट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी सेट में होंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेसिस को सिंप्लीफाई करोगे तो राइट साइड में सोल्व होके क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी कि जब हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी इवेंट ए की व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड होता होगा तो ये चीज़ निकालनी होगी, यानी कि सवालों में ये निकालने के लिए मैं डायरेक्ट क्या किया करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की बी की जगह पे मैं क्या लिखा करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी में जो टोटल एलिमेंट होगा ना वो लिख दिया करूँगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे क्या लिख दिया करूँगा, बी सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो लिख दिया करूँगा, क्योंकि सैंपल स्पेस तो कैंसिल हो जाना है ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 13.1 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.6, एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। एक बात और, ये जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला था इसमें टोटल कितनी क्वांटिटी है 3, 1 2 3, तो 3 में से कोई 2 दे रखी है और थर्ड निकालनी हो तो 2 की वैल्यू फिट करके सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो थर्ड आ जाएगी। तो जैसे हमारे पास 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 13.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, इवेंट एफ की 0.3 है और ई और एफ के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 है। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट ई निकालनी है जब इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड करता हो, एक बार इवेंट एफ की निकालनी है जब इवेंट ई ऑलरेडी अकर्ड करता हो, तो ये निकालनी है। ए और बी की फॉर्म में फार्मूले याद किए थे ना, ए और बी को आप ई और एफ से चेंज कर दें तो वी नो दैट ये निकालने के लिए इसका फार्मूला लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू दे रखी है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की दे रखी है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। ऐसे ये भी निकाल लोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका उसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट ए निकालनी है व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, इंटरसेक्शन दे रखी है, फार्मूले में वैल्यू फिट करके सोल्व करना है, हो जाएगा इजीली। थर्ड क्वेश्चन में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, ठीक है। तो पहले क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्शन निकालना है। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड, इसका फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में इस ये वाली वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड, इसका फार्मूला लगाओगे ना जब आप इंटरसेक्शन की वैल्यू ये रखते हैं ना उसमें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है तो हो जाएगा। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है, ए यूनियन बी कैसे निकलेगी, 11th वाला फार्मूला लगा लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उस फार्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इंटरसेक्शन की वैल्यू फिट कर देना और सिंप्लीफाई कर लेना, आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है, और गिवन क्या क्वेश्चन में, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13,
तो फर्स्ट ये तीनों टर्म इक्वल हैं, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल रख के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 और इसमें क्वेश्चन में ये और दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी इक्वल इज इक्वल टू 2/5। तो जो एक्सप्रेशन 1 है वहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी 5/13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने के लिए 11th वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब 11th वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फिर पहले क्या पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए, वो है नहीं आपके पास। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाओ पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू दिस। तीन में से दो वैल्यू दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। फिर यूनियन निकालनी थी, यूनियन वाला ही फार्मूला लगा दिया एडिशनल थॉर्मो प्रोबेबिलिटी वाला। अब इसमें वैल्यू फिट कर दो सारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी यहाँ से निकाल लिया मैंने। ये वैल्यू फिट करके सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी 11/26। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी दे रखी है। पहले क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो 11th वाला जो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। 4 क्वांटिटी है इसमें 1 2 3 4, 4 में से 3 दे रखी है, 3 फिट कर दो, यहाँ से सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो ये 5th क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेकंड पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू फिट कर दी इवेंट बी की, और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या किया गया, 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या किया बेटे, एक कोइन है उसको 3 टाइम्स टॉस किया गया। अब हमें पता है अगर कोइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस जो बनेगा उसमें 8 एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, तो ई इवेंट क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब ई इवेंट में वे सारे एलिमेंट आएंगे जिनमें थर्ड बार जब कोइन को टॉस किया गया तो उसमें हेड जरूर आना चाहिए। तो थर्ड बार में हेड जरूर आना चाहिए। तो ये सैंपल स्पेस में देख लो, तीसरी बार हेड कौन कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा, तीसरी बार हेड, इसमें भी थर्ड टाइम्स हेड आ रहा है, इसमें भी थर्ड टाइम्स हेड आ रहा है, और इसमें भी थर्ड टाइम्स हेड आ रहा है। 3 आउटकम बन गई ये वाली। ठीक है ना, 1 2 3 4 बन गई। तो 4 एलिमेंट आएंगे 8 में से। ई इवेंट को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही जो एफ इवेंट है वो क्या, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस में हेड आना चाहिए। तो एच पहले वाला भी आ जाएगा, तो ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो जो 6th क्वेश्चन है ना, 6th क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट हैं, दोनों ही पार्टों में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही निकालनी है, इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड होता हो, ये चीज़ निकालनी है दोनों ही पार्टों में। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी सेट की फॉर्म में, ई सेट में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है, बटे में सैंपल स्पेस में कितने हैं 8, तो 16 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आ गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगी, 2 एलिमेंट हैं एफ सेट में और सैंपल स्पेस में 4, 8 एलिमेंट 16 हो गए, काट पीट के 1/4 आ गई। ठीक है, अब ई और एफ जो सेट है उनका जो अगर आप इंटरसेक्शन लें, कॉमन एलिमेंट 1 आएगा। इसका मतलब अगर मैं इस सेट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, इसमें एक एलिमेंट 1 है, बटे में सैंपल स्पेस में 8 है, 1/8। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब इजीली प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई निकाल लिया हमारे को जब इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड होता हो। ठीक है, तो यानी कि ये आ जाए, ये फार्मूला लगाया आपने, फार्मूले में वैल्यू फिट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये 1/2 आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट है। इसी में सेकंड पार्ट में सैंपल स्पेस तो वही है कि कोइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया, तो ये 8 आउटकम बनेगी, पॉसिबल आउटकम। ई इवेंट क्या दे रखा है, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड जरूर आए, कम से कम 2 आने का मतलब 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इन 8 में से कौन कौन से आएंगे, 4 आ जाएंगे। एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से 2 हेड आए, हम चाहे कि भी ना, मतलब 3 बार टेल आ जाए, चाहे ये एलिमेंट आ जाएंगे एफ सेट में। और ई और एफ का इंटरसेक्शन लिया उसमें ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ जाएगी, इवेंट ई में टोटल एलिमेंट कितने हैं 4, सैंपल स्पेस में कितने 8, 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या आ गई 7/8, क्योंकि एफ सेट में 7 एलिमेंट हैं। और ई एफ के कॉमन एलिमेंट कितने हैं 3/8। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, फार्मूला अप्लाई कर दिया और वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया, 3/7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है इसी टाइप का, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, इजीली आप कर सकते हो। सैम्पल स्पेस डिफाइन कर लो, इवेंट को आप सेट की फॉर्म में लिख लें, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा करके और वहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 7th है उसमें क्या है, दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया एक बार, ठीक है। एस क्या बनेगा, इसका एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस बनेगा। तो एच 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 टी टी एस टी टी 4 एलिमेंट आएंगे सैम्पल स्पेस में। इवेंट टी क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, यानी कि जब दो कॉइन एक साथ टॉस होंगे ना, उनमें से एक कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो मतलब ये जो 4 पॉसिबल आउटकम है उनमें से एक बार टेल जरूर आना चाहिए। तो कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम होगी, एक बार टेल आना चाहिए, एक बार दिखाई देना चाहिए। तो एच टी टी एच दो आएंगी। एफ इवेंट क्या है, वन कॉइन शो हेड, मतलब दोनों कॉइन को जब टॉस किया गया था दोनों में से एक पे हेड आना चाहिए, तो उसमें भी यही आउटकम आ जाएंगे। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लोग यही आ जाएगा, सेम एलिमेंट, ठीक है। तो दोनों इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो इसमें आपको क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी थी वन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि इसमें आपको क्या निकालना था, इवेंट ई, यानी कि आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि एक कॉइन पर टॉस, एक कॉइन जो उस पर टेल आए, और ये गिवन है कि ये कॉइन पे हेड आएगा, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया तो ये 1 आ गया आपकी, ये सर्टेन इवेंट होगा एक तरीके से आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई निकालनी है जब इवेंट एफ ऑलरेडी हो रहा हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया, व्हेन ए डाई थ्रो 3 टाइम्स, एक डाई को कितनी बार थ्रो किया गया, 3 बार थ्रो किया गया। तो आपको पता है एक डाई को अगर आप 3 बार थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3, टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी बनेंगी 216। अब 216 आउटकम की लिस्ट बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो टोटल सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, मैंने डायरेक्ट वो लिख दिया सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इवेंट ही क्या दे रखा है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, यानी कि जब आप एक टाई को कितनी बार उछालोगे, 3 बार उछालोगे, तो तीसरी बार क्या आना चाहिए, 4, तो तीसरी बार 4 आना चाहिए। देखो हर एक में तीसरी बार 4 आना चाहिए, इसका मतलब पहली और दूसरी बार में चाहे कुछ आ जाए। जब एक डाई को 2 बार उछालते 36 आउटकम बनती थी ना, तो ये उसी टाइप का है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बस यहाँ पे थर्ड टाइम्स में क्या चलता रहेगा, 4 चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम कितनी बनेंगी, इवेंट ई में 36 बनेंगी। एफ इवेंट क्या दे रखा है, 6 and 5 रिस्पेक्टिवली अपीयर्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, मतलब पहले वाले टॉस पे 6 आना चाहिए, दूसरे वाले टॉस पे 5 आना चाहिए, तीसरे टॉस पे कोई कंडीशन है नहीं, तीसरे टॉस पे 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस जो ये एफ सेट बनेगा, एफ इवेंट को आपने सेट की फॉर्म में लिखा, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपको ये और जो ये आपका ई सेट है और जो ये आपका एफ सेट है, इनमें कॉमन एलिमेंट 1 बन गया ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकाल ली, इवेंट ई में 36 एलिमेंट, 36 बटे टोटल सैम्पल स्पेस में 216, सोल्व करके 1/6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ निकाल ली, आपको निकालना ये था, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वैल्यू फिट करके सिंप्लीफाई करके, तो ये आपका 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मदर फादर और सन। मदर को अगर मैं स्मॉल एम कैपिटल एम से दिखा रहा हूँ, फादर को अगर मैं इक्विवेलेंट ले लूँ कैपिटल एफ के, और सन को मैं इक्वल ले लूँ कैपिटल एस के। तो फादर मदर और सन जो है एक लाइन में है, रो में है, ठीक है। तो किस तरीके कितने तरीकों से वो रो में लग सकते हैं, देखो सैम्पल स्पेस में देखो आप। एक बार तो आपने क्या किया, सन को मिडिल में ले लिया, सन को मिडिल में ले लिया, तो मदर को लेफ्ट साइड में, फादर को राइट साइड में। एक बात तो ये होगी, सन को मिडिल में ही रखा, फिर फादर और मदर की पोजीशन चेंज कर दी, 2 आउटकम बन गई। एक बार फिर फादर को मिडिल में रख लिया, तो फादर के लेफ्ट में मदर, राइट में सन। फादर को मिडिल में रख के एक पोजीशन ये भी तो हो सकती है, लेफ्ट में सन राइट में मदर, और बाकी एक बार मदर को बीच में रख लिया आपने, लेफ्ट में फादर राइट में सन, और यहाँ पे लेफ्ट में सन राइट में फादर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी बनेंगी इसकी, आपकी 8 बनेंगी। मतलब फादर मदर और सन 8 तरीकों से एक रो में खड़े हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इवेंट ई क्या है, सन ऑन वन एंड, मतलब एक किनारे पर सन आए, वो जो इवेंट है उस इवेंट को आपने क्या कह दिया, इवेंट ई कह दिया, ठीक है। तो सन अगर एक साइड में आए तो कितने तरीकों से आ सकता है, इन 8 में से कितनी, इन 8 में से वो वाली आउटकम छाट लो आप जिसमें एक किनारे पर ऐसा आ रहा हो, बाकी तो ये आपके पास 4 बनेंगी। और ये जो सेकंड इवेंट है उसमें क्या कर रहा है, जो फादर है ना वो बीच में आना चाहिए, फादर बीच में आ रहा है, 8 में से देख लो 2 जगह पे आ रहा होगा, ये 2 आउटकम बन गई। और ई एफ जो इवेंट है इनको सेट की फॉर्म में आपने लिखा हुआ है, इनमें कॉमन एलिमेंट कितने बन गए, ये 2 बन गए।
तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट हैव ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ गई 4/6, कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा ये आपका 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या आ जाएगा 2/6, कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा आपका 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ भी आ जाएगा 1/3। तो इस क्वेश्चन में आपको पता क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी आपको। किस बात की, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी कि जो सन है ना वो एक एंड पे आए, और ये बात दे रखी है कि फादर जो है वो मिडिल में होगा। ठीक है, तो इस बात को आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ऐसे लिखोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट हैव ऑलरेडी अकर्ड, फॉर्मूला लगा के वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया, तो ये 1 आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है 10th क्वेश्चन में ये क्या किया गया, 2 डाई को एक साथ रोल किया गया। एक डाई ब्लैक है और एक जो डाई है वो तो किस कलर की है, ब्लैक कलर की है, और दूसरी जो डाई है वो किस कलर की है, रेड कलर की है। तो आपको पता है एक डाई को 2 बार टॉस कर लो या 2 डाइयों को एक साथ उछाल लो, तो क्या होगा 36 आउटकम बनेंगी आपकी। तो 36 मैंने लिख रखी है। बस इनमें ये ध्यान रखना, जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ना, हर ऑर्डर पेयर में जो पहले वाला कंपोनेंट है ना, जो पहले वाला नंबर है हर ऑर्डर पेयर में, वो किसके लिए आपका, पहले ब्लैक डाई के लिए, और बाद वाला जो नंबर है वो किसके लिए, आपका रेड डाई के लिए। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, जिस 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें आपको क्या करना है, ई आपने इवेंट डिफाइन किया ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम आएगा इस बात का। तो 9 से बड़े दोनों कंपोनेंट का सम 9 से बड़ा आए तो कौन कौन से 36 में से आपने लिख लिए। एफ इवेंट आपने डिफाइन किया कि ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए, जो पहले हर ऑर्डर पे का जो पहला कंपोनेंट होगा उसको आप ब्लैक डाई का के ऊपर जो नंबर है वो वाला है, तो 5 1 5 2 5 3 ये आपने एफ इवेंट लिख लिया। ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो अब क्या करो, ये जो 2 इवेंट थे ना, ई और एफ इंटरसेक्शन बना के 3 सेट बन गए। इन तीनों सेटों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लिया आपने, अलग अलग निकाल के फिर इनका यूज होगा आगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है आपको जब इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड होता हो। यानी कि आप इसको लैंग्वेज में कैसे पढ़ सकते हो, आपको ना इस बात की प्रोबेबिलिटी, ई इवेंट क्या है, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइयों के ऊपर जो सम है नंबर का वो 9 से बड़ा आए। और ये बात गिवन है क्वेश्चन में कि जो ब्लैक डाई उस पर कौन सा नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वैल्यू फिट करके सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही बी पार्ट है आपका। बी पार्ट में इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8 आ जाए, तो 8 आ जाए, 8 दोनों कंपोनेंट का सम 8 आ जाए, तो 36 में से कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे वो लिख लिया आपने। और यहाँ पे एफ इवेंट क्या है, रेड डाई रिजल्ट इन नंबर 4, कि रेड जो डाई उसमें 4 आए, इसका मतलब ब्लैक में कुछ आता रहे तो ये बनेंगे एफ में। ई और एफ का इंटरसेक्शन ये बन गया, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली तीनों की। फिर जो 10th क्वेश्चन का बी पार्ट उसमें आपको ना इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाई का जो सम है नंबर्स का वो 8 आए, और ये बात गिवन है कि जो रेड आई उस पर 4 आ रहा है। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कंडीशन प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ही निकालनी है आपको व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड होता है। फार्मूला होता है, फार्मूला वैल्यू लिख के कैलकुलेशन सोल्व कर ली तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जो, उसमें एस को सैम्पल स्पेस दे रखा रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, एक डाई को टॉस किया एक बार तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, ई सेट दे रखा है, एफ जी, ये तीनों सेट दे रखे हैं। ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल लिया आपने, ई का जी के साथ भी निकाल लिया, एफ का जी के साथ, तीन में से किन्हीं 2 का निकाल के रख लिया, तीनों का भी इंटरसेक्शन निकाल लिया। फिर यहाँ पे ई एफ जी तीनों सेट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, कैसे निकाली प्रोबेबिलिटी तीनों सेट की, हर एक सेट में जितने एलिमेंट हैं टोटल सैम्पल स्पेस में जितने उससे डिवाइड करके निकाल ली। फिर ई और एफ और जी तीनों का निकाल लिया। यहाँ पे निकालना क्या था आपको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, ये निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड, ये फार्मूला लगाया, वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया, ऐसे ये भी निकल जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपको, जो फर्स्ट पार्ट किया ना उसी टाइप का अपने आपको ट्राई करना है आपने। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन बी निकालनी है आपको थर्ड पार्ट में क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन इवेंट जी ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो जो आपने 11th में फार्मूला किया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वही फार्मूला है, बस यहाँ पे डिवाइड में जी चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया खोल के, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, ये वैल्यू निकाल रखी है सारी, वहाँ से ऊपर से रख के सिंप्लीफाई कर लेना यहाँ से, तो ये सोल्व होकर क्या जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इस क्वेश्चन में आपको एक ये भी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ
व्हेन ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालनी है, व्हेन इवेंट जी ऑलरेडी अकर्ड होता है, तो फार्मूला लगाया, वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया। ठीक है। जो 12th क्वेश्चन है उसमें क्या है, कोई फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हुए। ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बॉयज़ और गर्ल्स हुए हैं, तो पहले वाला बॉयज़ हो, दूसरे वाला भी बॉयज़ हो। एक तो ये हो सकता है पहले वाली गर्ल्स, दूसरे वाली गर्ल्स, पहली गर्ल्स हुई दूसरा बॉयज़ हुआ हो, या पहले वाली बॉयज़ हुआ दूसरी गर्ल्स हुई हो। ठीक है। बॉयज़ के लिए बी आई, गर्ल्स को किसे दिखा रहा हूँ, जी आई से, I1 से लेकर के 2 तक है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, ई इवेंट क्या है, दैट बोथ आर गर्ल्स। ई इवेंट आपने क्या डिफाइन किया कि दोनों बच्चे गर्ल्स हों। तो 3 जो 4 पॉसिबिलिटी, इन 4 में से ये वाली पॉसिबिलिटी है ना, दोनों गर्ल्स हों, पहले वाली भी और दूसरे वाला भी बच्चा भी गर्ल्स हो। एफ इवेंट क्या लिया आपने, यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट मतलब जो छोटा बच्चा है, छोटा मतलब जो बाद में आया, तो यानी कि बाद वाला जी, एक तो यहाँ पे जी आ रहा है, बाद में एक यहाँ पे, मतलब एफ इवेंट में 2 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ निकाल ली, कॉमन एलिमेंट देख लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि दोनों बच्चे गर्ल्स हैं, और ये बात दे रखी है कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है वो क्या है, आपका गर्ल है। तो इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही बच्चे गर्ल्स हों, और जब निकालनी है वाली प्रोबेबिलिटी दोनों बच्चे गर्ल हों, कब, जब उनमें से एटलीस्ट वन जो बच्चा वो क्या हो, गर्ल हो। तो इवेंट ई में दोनों बच्चे गर्ल्स हों, ये सेट बनेगा सबसेट एस का, और एट लिस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की चाहिए, दोनों 3 एलिमेंट आएंगे। कॉमन एलिमेंट निकाल के फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया और वहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 था ये। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, हमने टेबल की फॉर्म में लिख ली कि कोई टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में ना 2 टाइप के क्वेश्चन थे, ट्रू फॉल्स और MCQ। ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन थे टेस्ट में वो आसान भी थे और मुश्किल भी थे। तो इजी टाइप के क्वेश्चन 300, ट्रू फॉल्स के टोटल क्वेश्चन कितने थे, 500 में से 300 क्वेश्चन तो इजी थे और 200 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। ऐसे ही MCQ के टोटल क्वेश्चन कितने थे, 900 में से 500 तो इजी थे और 400 क्या थे, डिफ़िकल्ट थे। तो टोटल इजी क्वेश्चन कितने हो गए, ट्रू फॉल्स और MCQ के मिला के 800, डिफ़िकल्ट कितने हो गए 600, और ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हर टाइप के 1400। तो आपने इवेंट डिफाइन कर लिए यहाँ पे EDTM रिस्पेक्टिवली द डिफ़िकल्ट, इजी, डिफ़िकल्ट, ट्रू फॉल्स एंड MCQ क्वेश्चंस। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इवेंट क्या चीज़ है यहाँ पे, इजी टाइप क्वेश्चंस। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली है कि कोई जो बच्चा है वो इजी टाइप के क्वेश्चन कर लेगा, और ये बात दे रखी है कि वो जो इजी टाइप क्वेश्चन को वो क्या है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि इजी टाइप का क्वेश्चन हो, और ये बात दे रखी है कि ये MCQ क्वेश्चन है। तो इजी और MC ये फार्मूला लगाया आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन M का मतलब क्या, ई का मतलब इजी क्वेश्चन, M का मतलब मल्टीपल क्वेश्चन, तो MCQ। तो इजी क्वेश्चन भी और MCQ भी और इजी भी हो तो 500, बट हम टोटल क्वेश्चन कितने हैं 1400। तो इसी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 900 बटे में 1400, सिंप्लीफाई करके 5/9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एस विद द सैम्पल स्पेस। एस क्या दे रखा है बेटे, सैम्पल स्पेस दे रखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट का आपने, और इवेंट दैट नंबर्स अपीयर ऑन द डाइस आर डिफरेंट, यानी कि 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया, तो आपको पता टोटल आउटकम कितनी बनेगी, 36 बनेगी। एफ इवेंट क्या है, नंबर्स अपीयर ऑन द डाइस आर डिफरेंट। आपको पता है डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 का जो फिर उसको डबलेट बोलते हैं, उसमें दोनों साइड सेम नंबर होता है। टोटल 36 आउटकम में से 30 आउटकम ऐसी होंगी जिनमें दोनों फेस पे नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या हो जाएगी, 30 बटे में सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने 36, और ई इवेंट आपने क्या डिफाइन कर लिया कि जो डाई है उसके दोनों टाइप फेस का जो नंबर्स का जो सम है वो कितना आना है 4 आना है। तो कितने बनेंगे टोटली आउटकम 3। ई सेट की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया आपने। ई और एफ का जो इंटरसेक्शन बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया आपने। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में ना ये निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड। ये फार्मूला लगाया, वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, एक डाई को रोल किया गया। डाई को रोल करने पर अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है
तो डाई को फिर रोल किया गया। देखो अगर आप डाई पे 3 आ रहा है तो एक बार फिर रोल करेंगे, दोबारा रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है। 6 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 है ना 6 भी, तो डाई को ही रोल करेंगे फिर दोबारा से, तो 6 1 6 2 6 3 इस तरीके से। और 3 के मल्टीपल के अलावा अगर और कुछ आ रहा होगा, जैसे 1 आ रहा है तो कोई उनको टॉस किया गया तो HT, ठीक है। 2 आया तो फिर कोइन को टॉस करेंगे तो 2 आने पे हेड भी आ सकता है, कोइन में 2 आने पे T भी, ऐसे ही 4 आने पे, ऐसे ही 5 आने पे। तो ये सैम्पल स्पेस बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट ई क्या चीज़ है, इस क्वेश्चन में इवेंट ई क्या चीज़ है, इवेंट दैट द कोइन शोज ए टेल, यानी कि इवेंट ई क्या है कि कोइन पे टेल आना चाहिए, ठीक है। तो इनमें जिनमें सैम्पल स्पेस में जिनमें T आ रहा है ना, वो वाली आउटकम आपने ले ली, उनका जो सेट बना उसको ई कह दिया। एफ इवेंट क्या है, कम से कम एक डाई पे 3 आए तो 3 1 3 2 3 6 3 आ जाएगा, या 6 3, ठीक है। ई एफ में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ही निकालनी है व्हेन इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो रहा हो, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कोइन के ऊपर टेल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। और जब ये बात दे रखी है कि कम से कम एक डाई पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे इस फार्मूले वैल्यू फिट करो, इंटरसेक्शन वैल्यू 0 है, नीचे कुछ आती है फाइनाइट वैल्यू तो 0 आ गई, 0 तो आएगा नहीं नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। नोमिनेटर 0 है तो 0 आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ F0 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि F सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है ना आपके, एम्प्टी सेट तो है नहीं, ये F सेट को है ये रहा जो आपका। 16 क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, बी जी दे रखी है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी, फॉर्मूला लगाया, डिनोमिनेटर में 0 आ गई, डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो नो डिफाइन आंसर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी इक्वल, दोनों भी इक्वल दे रखे हैं, फार्मूला लगा के कैंसिल आउट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थैंक यू।